जी हाँ, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का संस्कृत वाई सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ फर्स्ट प्रैक्टिस सेट पर, जो कि यूपी टेट के लिए बनाया गया है। और देखते हैं आप लोग कितना इस पर स्कोर कर पाते हैं और क्या आप लोगों की तैयारी है, इसको परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा कि सदैव में संधि कौन सी है, आपसे पूछ रहा है। सदैव में संधि कौन सी है आपसे पूछ रहा है, तो इसमें बताइएगा क्या संधि होगा, संधि क्या हो सकती है। देखिएगा, सदैव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सदा धन एव, ये दोनों शब्दों से मिलकर के ये सदैव शब्द बना है। जब आ के बाद में ए रहे तो यहाँ पर वृद्धि के रूप में ऐ हम आदेश करते हैं, तो इसलिए इसमें संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि यहाँ पर इसका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है, इसको देखिएगा ध्यान से। कहा कि कादम्बरी के रचनाकार हैं कालिदास, भवभूति, बाण और भारवी। तो यहाँ पर कालिदास की बात करें तो कालिदास की टोटल 7 रचनाएं हैं, जिसमें से ऋतु संहार पहली रचना मानी जाती है, प्रथम रचना मानी जाती है। बाण भट्ट की बात करें तो कादम्बरी और हर्षचरितम, विशेष रूप से हर्षचरितम ये कादम्बरी की आख्यायिका ग्रंथ है, ये भी इनकी रचना है। भवभूति की बात करें तो भवभूति उत्तरामचरितम के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारवी की किरातार्जुनीयम फेमस है। तो यहाँ पर कादम्बरी के रचनाकार कौन हो जाएंगे, बाण भट्ट यहाँ पर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों में आपसे ये पूछने का प्रयास करता है कि आप कितना विशेष से विशेषण भाव संबंध को कितना आप समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए कहा कि मनः डैश भवति, तो मनः यहाँ पर चंचलः भवति या फिर चंचलम या फिर चंचला या फिर चंचल। तो यहाँ पर देखिएगा, मन शब्द की बात करें तो मन यहाँ पर नपुंसक लिंग का शब्द है। तो ये विशेष्य जिस लिंग में होता है उसी लिंग में विशेषण भी रखा जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में चंचल यहाँ पर क्या है, ये पुल्लिंग में है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं संभव है। चंचला यहाँ पर स्त्रीलिंग में है और चंचल यहाँ पर विसर्ग रहित है, तो ऐसा कोई पद संस्कृत में संभव नहीं है। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ कहा गया है भगवत गीता में भी। तो इसलिए चंचलम मनः यानी मन चंचल है, इसका मतलब है ना। तो आगे आइएगा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहा कि नदी शब्द का संबोधन होगा। तो नदी शब्द का संबोधन में रूप क्या बनता है आपको बताना है। नदी शब्द का संबोधन में क्या रूप बनता है आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा कि नदी की बात करें तो ये दीर्घ इकारांत शब्द है। ध्यान रखिएगा, किस प्रकार के शब्द हैं, तो दीर्घ इकारांत शब्द है। तो दीर्घ इकारांत शब्दों में जब भी संबोधन आपसे पूछा जाएगा तो दीर्घ इकारांत शब्दों में संबोधन में हमेशा ह्रस्व ई रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ह्रस्व ई नदी शब्द में है। ठीक है, बाकी सब में यहाँ दीर्घ ई है, विसर्ग लगा दिया है, यहाँ दीर्घ ई है और यहाँ पर एकार है। तो ये सब तो यहाँ पर होंगे नहीं। ठीक है, ये सब यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष है कि मह्यम रूप किस विभक्ति का है। मह्यम की बात करें तो ये यहाँ पर एक सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्दों की बात करें तो सर्वनाम शब्दों में 2 शब्द बहुत फेमस हैं। एक तो अस्मत् शब्द, जिसका प्रयोग केवल आप उत्तम पुरुष के साथ ही करते हैं, और दूसरा है युष्मत् शब्द। युष्मत् शब्द का प्रयोग केवल मध्यम पुरुष के साथ ही आप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मह्यम, ठीक है, ये जो शब्द है ना मह्यम, यहाँ पर अस्मत् शब्द का चतुर्थी का यहाँ पर रूप है। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ें तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। संस्कृत शिक्षण से संबंधित ये सवाल है, इसको देखिएगा ये क्या कह रहा है इस सवाल में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है सवाल। कहा कि स्वाभाविकता के सिद्धांत में निम्न में से यह कार्य करवाया जाता है। संस्कृत शिक्षण के जो स्वाभाविकता का सिद्धांत है उसमें इन कार्यों को कराया जाता है। कक्षा में गायन,
संस्कृत के शब्दों से बच्चे का परिचय और चित्र आदि के माध्यम से प्रयोग, यानी चित्र आदि का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो स्वाभाविकता का सिद्धांत ये कहता है कि कक्षा अध्यापन के दौरान एक शिक्षक को स्वाभाविक क्रियाकलापों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि भाषा सीखने में छात्र को मदद मिले, है ना। तो कक्षा में अगर गायन की क्रियाकलाप को करेंगे तो बच्चे, जो छोटे क्लास के बच्चे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। इसी प्रकार से संस्कृत के शब्दों से आप अगर बच्चों का परिचय करा देंगे तो बच्चे संस्कृत के प्रति आदर भाव के साथ साथ में, है ना, संस्कृत के शब्दों से वो परिचित होने लगते हैं। और चित्र आदि के माध्यम से, यानी विषय को उपस्थापन करने से विषय और सरल होता है, बोधगम्य होता है, आसान होता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उक्त सभी यहाँ पर इसका राइट आंसर माना जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आइएगा। कहा कि विधि शब्द का विपर्यय क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। तो विधि शब्द का विपर्यय का मतलब होता है विलोम, है ना। तो देखिएगा, निधि का मतलब होता है धन संपत्ति, निषेध का मतलब निषेध, आदेश का मतलब आज्ञा या कुछ काम लगा देना, निर्देश का मतलब कुछ निर्देश देना। तो यहाँ पर विधि का जो विपर्यय होगा वो निषेध हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मा शब्द में लिंग क्या है, आपसे पूछ रहा है। तो पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, या फिर स्त्रीलिंग है, या फिर उभय लिंग है। तो आत्मा शब्द में यहाँ पर पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। आत्मा शब्द पुल्लिंग का है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से उपनिषद शब्द बहुत फेमस है, ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ये भी यहाँ पर उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग का है, और मन शब्द नपुंसक लिंग का है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ विशेष प्रश्न होते हैं जो हर बार रिपीट होने वाले होते हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों का पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9वें सवाल को देखिएगा, ठीक है। वधू शब्द की संज्ञा होती है, नदी संज्ञा होती है, या फिर घी संज्ञा होती है, या फिर समास, या फिर उपरिक्त सभी। देखिएगा, आपको पढ़ाते समय मैंने बताया था कि नदी संज्ञा में युस्त्राख्यो नदी, ध्यान रखिएगा, युस्त्राख्यो नदी, इस सूत्र के द्वारा नदी संज्ञा का विधान किया जाता है। तो यू का मतलब होता है दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत, ध्यान रखिएगा। दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत यदि ऐसे शब्द केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हों तो उन शब्दों की संज्ञा नदी संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो नदी संज्ञा यहाँ पर इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, 10वें सवाल को देखिएगा, ये क्या कह रहा है, इसको देखिए ध्यान से। कहा कि एको रसः करुण एव इस नाटक से संबद्ध है। कहा कि ये जो एको रसः करुण एव, एकमात्र रस करुण रस है, ये जो पंक्ति है किस नाटक से संबंधित है, मालविकाग्नि मित्रम से संबंधित है, या फिर उत्तर रामचरितम से, या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम से, या फिर मृक्षकटिकम से। तो यहाँ पर एको रसः करुण एव की बात करें तो ये उत्तर रामचरितम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। और देखिएगा, ये उत्तर रामचरितम के कर्ता कौन हैं, तो भवभूति हैं, ठीक है। भवभूति एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने करुण ही एकमात्र रस है, और बाकी सारे जितने भी रस हैं, श्रृंगार, हास्य, भयानक, विभत्स इत्यादि जितने भी रस हैं, ये सारे के सारे रस करुण रस से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा मतलब इनका मत है, मंतव्य है। और भवभूति की 3 रचनाएं हैं, एक तो उत्तर रामचरितम है, दूसरा मालती माधवम, तीसरा महावीर चरितम। और मालविकाग्नि मित्रम कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की रचना है, और मृक्षकटिकम शूद्रक की रचना है, ध्यान रखिएगा। किसकी रचना है, शूद्रक की रचना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा अगर कोई हो तो बताइएगा। अब आपकी क्लास रेगुलर चलती रहेगी। अब बस ये है कि सिस्टम, अब वहाँ कुछ अलग सिस्टम था और यहाँ, है ना, तो मैं इतना पैसे वाला तो हूँ नहीं कि मैं इतना 6-7 लाख का सेटअप लगा सकूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ अब इसी के साथ शुरुआत कर रहा हूँ, बस आप लोग सपोर्ट करते चलिएगा। कुछ समय बाद अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद, और कैसा लगा आपको ये वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी।